क्वेश्चन नंबर 85। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल सी इन वन प्लेन इज। जबरदस्त क्वेश्चन है, लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर रीनीट यानी रीनीट में आ सकता है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन रिवाइज करके जाना है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे ना, देखो मैंने लिखा इस क्वेश्चन पे डॉक्टर और रीनीट में आ सकता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना डेफिनेटली कट ऑफ कम जाएगी, मेहनती बच्चों का फायदा होगा। क्यों समझना, जेईई मेंस में आ चुका है, क्या बोला है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इन वन प्लेन इज। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिख के देखनी पड़ेगी। इसका सीधा सा मतलब क्या है, ये कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ये आपका कम से कम सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ए की रिएक्शन कराएगी रेड हॉट आयरन के साथ कॉपर ट्यूब में, मतलब ए को रखा गया रेड हॉट कॉपर ट्यूब में। बी बना, बी की रिएक्शन कराएगी मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 सी बना। तो सी में आपको बताना कितने एटम वन प्लेन में है। ठीक, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब ए क्या वो नहीं पता, नीचे ब्रैकेट में पढ़ो, ए इज द लोएस्ट मोलिकुलर वेट एल्काइन। लोएस्ट मोलिकुलर वेट एल्काइन कौन सी होती है, इथाइन होती है। तो इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में रख दो या रेड हॉट कॉपर ट्यूब में रख दो, क्या बन जाएगा भाई, जल्दी से बता दो, आप पढ़े लिखे बच्चे हो। बेंजीन बनेगा कि नहीं बनेगा, याद करा दो, टेम्परेचर याद करा दो, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है रेड हॉट आयरन ट्यूब में। यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मैं नहीं बताऊंगा, आपका काम है रिवाइज करना। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएगी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा पता है, ये बनेगा आपका टोलिन। क्या बनेगा, टोलिन। अब बताओ कितने एटम इसमें सेम प्लेन में है। देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये सारे हाइड्रोजन, ये पूरी बेंजीन सेम प्लेन में है ना, पूरी बेंजीन। तो 6 कार्बन एटम तो ये हो गए, ठीक, 5 इसके है हाइड्रोजन हो गए, 11 और एक 12वां ये कार्बन हो गया। तो 12 एटम ऐसे हैं जो सेम प्लेन में है। आंसर आ जाएगा 1। सर हमने भी यही लगाया था, लेकिन आपने आंसर इसका 13 दिया है, हमें तो -1 मिला है। बिल्कुल सही मिला आपको, क्योंकि आपने क्या देखा, आपने ये तो देख लिया 6 कार्बन एटम, और उन 6 कार्बन एटम से जो अदर एटम जुड़े हैं, चाहे 5 हाइड्रोजन है या 1 कार्बन है, 6 से 12 सेम प्लेन में हो गए। इसके बारे में कौन सोचेगा, ये जो sp3 है इस पे एक तो आउट ऑफ प्लेन होगा, एक इनसाइड द प्लेन होगा, और एक बेंजीन के प्लेन में आएगा। तो भूल ही गए तुम लोग। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एटम सेम प्लेन में है, बेंजीन के प्लेन में है। आंसर इज 4। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, फिर बोलो पेपर आसान आता है। ठीक, कोई पेपर तो आसान ही था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। ईमानदारी से बताना कितने बच्चों का ठीक हुआ ये। ठीक, ईमानदारी से बताओ लिख के किस किसने पहली बार में ठीक कर लिया था। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41। फॉर द रिएक्शन A plus BB is AA plus BB converting into CC plus DD, the plot of the log K versus 1/T is given below. The temperature at which the rate constant of the reaction is 10 की पावर -4 second inverse is इतना केल्विन। ये बताना कितना है। गिवन रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 10 की पावर -5 सेकंड इनवर्स एट 500 केल्विन। ये पता क्या है, log K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 -1/T2। ये नहीं पढ़ा आपने, ये क्या है, ये तो स्लोप होता ना। अरे log K वर्सेस 1/T का ये जो स्लोप आता है इस ग्राफ का, स्लोप ही तो E अपॉन 2.303 R आता है, E अपॉन 2.303 R। तो यही दे ही रखा आपको, कितना 10,000 दे रखा उसने। ठीक, तो 10,000 दे दिया। log K2 अपॉन ये माइनस E अपॉन ये होता है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये इक्वल टू -E अपॉन 2.303 R है। तो यहाँ पे E अपॉन 2.303 R की वैल्यू आ गई कितना, 10,000। ठीक, तो ये कितना log K2 मुझे पता करना है, K1 कितना, K2 और K1 दे के टेम्परेचर पता करना है। K2 मान लीजिए मैं इसको मान रहा हूँ, ठीक, K2 मैं इसको मान लीजिए कितना मान रहा हूँ, इसको K1 मान रहा हूँ। ये K1 है, ये T1 है, ये K2 है, ये T2 बताना है। ऐसे कर लूं तो K2 कितना है, 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 10 की पावर -5, ये हो गया 10,000। सीधा 10,000 लिख दो यहाँ पे। और 1/T1 कितना है, इसको लिख दो T1 इंटू T2। यार एक काम करो ना, 1/T1 पता है, 1/T1 1/500 -1/T2, ऐसे ही तो करोगे। ठीक, अब ये आ गया log 10 इक्वल टू 10,000। ठीक,
1/500 माइनस 1/T2, यही होगा। ठीक है, अब ये log 10 तो हो गया 1, अब इसको 1/10,000 ऐसे लिखोगे, और इधर ये क्या आएगा, ये तो उधर चला जाएगा। फिर एक काम कर लो, उसको 1/T2 को इधर ले आओ, 1/500 में से 1/10,000 माइनस करो, और 10,000 ले लो एलसीएम। कितना एलसीएम ले लिया, 10,000, और 10,000 एलसीएम लेने के बाद ये कितना आया, 500 को कितने पे जाएगा, ये 20 पे चला जाएगा, 200 पे, 200 पे जाएगा ना पक्का, नहीं 200 पे नहीं, 500 दूनी 1000 होता है, तो 20 माइनस 1, 19/10,000 आ गया। ठीक, और T2 कितना आ जाएगा, 10,000/19, 19 कितने पे जाएगा ये, 19 5 95, बच गया कितना 5, 19 दूनी 38, बच गया कितना 12, और 19 पंजा 19 छिका 114, बच गया 6, 19 छिका 114, 526.6 केल्विन। आंसर इज 1। और आंसर क्या आ गया, आंसर कौन से अटेम्प्ट का आ गया, सेकंड अटेम्प्ट का मिनिमम। आसान क्वेश्चन था, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, इन 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन 4 आइन देयर आर कितने sp3 sp2 एंड sp कार्बन। 3,3 डाइमिथाइल, यानी आपको पहले आईपीसी नेम लिखना पड़ेगा, कितने हैं, 6 की चेन है, तो 6 की चेन है ना, पहले ये 6 की चेन को ऐसे लिख दो, 6 कार्बन, नंबरिंग इधर से कर दो, मान लीजिए 1 2, 1 पे इन है, 2 3 4, 4 पे आइन है, ठीक, और 3 3 पे डाइमिथाइल है, ये दे दिया, ये देखो, और ये दे दिया। ठीक, अब इसमें कितना, ये तो sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp, ये भी sp, और ये भी sp3। अब 1 2 3 4 तो sp3 है, 2 sp2 है, और 1 sp है। ठीक, कोई गलती तो नहीं करी, 4 नहीं 2 sp है, 2 sp है भाई कार्बन, अब सही हो गया। ठीक, 4 2 2, आंसर इज 2। अब ये बताओ कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, मोस्टली स्टूडेंट कहेंगे पहले अटेम्प्ट का है। अरे पहले आपने स्ट्रक्चर से, पहले आपने क्या है, नेम से स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर से आपने काउंट किए, 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा यार, सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, भले ही आसान हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ घटता है। तो सबसे कम एसिडिक कौन हुआ इसमें, और देखो टॉप टू बॉटम जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड बढ़ता है। तो ये तो एक ग्रुप के है, एल्यूमिनियम और ये सब दो। ठीक, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और सोडियम ये एक ग्रुप के है, तो Al2O3 सबसे राइट में है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, उससे ज्यादा Mg होगी, उससे ज्यादा Na2 होगी, और Na2 और K2O में K2 होगी सबसे ज्यादा। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। पहला ही आंसर आ गया, ये पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, आंसर इज 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 89th क्वेश्चन, द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट अबाउट द स्पीशीज O2 - F - Na+ एंड Mg2+ R। ये इजी क्वेश्चन है, छोटी छोटी स्टेटमेंट है, आराम से कर सकते हो। ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल सही है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, कोई डाउट नहीं है। ऑल हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज, भाई न्यूक्लियर चार्ज कैसे सेम हो सकता है, सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। जैसे ये देखो Mg2+ है, ये Na+ है, और ये F-, ये O2 2-, सब में 10 इलेक्ट्रॉन आया, 10 इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन करो, इसमें 12 प्रोटॉन, इसमें 11 प्रोटॉन, इसमें 9, इसमें 8, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबका अलग आएगा, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। O2- हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, जिसका E/P रेशियो ज्यादा उसका साइज ज्यादा, तो अब ये बिल्कुल सही है। Mg2+ हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस, ये भी सही है, तो कौन सा बी रॉन्ग है। इसने पूछा क्या था, करेक्ट पूछा था, तो ACD करेक्ट है, आंसर इज 1। इजी क्वेश्चन था, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, देख लो जेईई मेंस के क्वेश्चन नहीं है, कितने आसान आ रहे हैं। Which of the following actions are disproportionation reaction, ये भी पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन जिसमें एक ही एलिमेंट का साइमल्टेनियसली रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो, जैसे इसमें देखो कॉपर +1 से +2 में गया ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर +1 से 0 में गया रिड्यूस हुआ, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। नेक्स्ट Mn+6 से किस में गया, +7 में गया, और +4 में गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सही है। KMnO4 +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो मैक्सिमम में वो फर्दर रिड्यूस हो सकता है, उसका और कुछ नहीं हो सकता, और यहाँ पे हो भी रिड्यूस रहा है 6 में और +4 में, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। Mn फिर +7 से ये +2 में है, किस में जा रहा है, +4 में,
ये भी +4 में जा रहा है सिर्फ ऑक्सीडाइज, और ये सिर्फ रिड्यूस, तो ये दोनों डिफरेंट रिएक्शन है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, रेडॉक्स जरूर है लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। तो क्या आंसर आया? ए और बी है, आंसर इज 4। आसान क्वेश्चन था भाई। तो ये देखो, ये पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, हो सकता है आपके नंबर थोड़े से पिछली 2 टेस्ट के कंपैरिजन में काफी कम हो गए हो। हालांकि आपने सोचा था भाई अब तो हमने पूरा सिलेबस भी रिवाइज कर लिया, फिर भी हमारे नंबर इस बार तो अच्छे आएंगे, लेकिन अच्छे नहीं आए, कोई बात नहीं, नीट में पक्का आएंगे। ये बस थोड़ा सा याद दिलाने के लिए था। कुछ बच्चे बोल रहे सर पेपर इजी बना रहे हो, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी अपने केयर के मेजर टेस्ट की याद दिलाऊं कि पेपर कैसे बनते हैं। ठीक, तो जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको, और जेईई मेंस में सारे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर तो कवर हो ही रही है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत करो, 5 टेस्ट में आपको इतना तैयार कर दूंगा, 5 टेस्ट और इनके वीडियो सोल्यूशन देख लेना। ना कि ओनली मैं, बल्कि पूरी ड्रीम टीम, डॉक्टर शिवाली मैम बायो में, और डीएन सर फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में मैं आपको इतना तैयार करके भेजेंगे, पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो बातें हैं ना, मैं क्वेश्चन के अलावा जो सुनाता हूँ आपको, जो बताता हूँ कि देखो ये सीखने की चीज है कि इसको लीव करना था, यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है, से मैं बता रहा हूँ या डॉक्टर शिवाली मैम या डीएन सर, वो ज्यादा सीखो, वो सबसे ज्यादा काम आएंगे। ठीक है भाई, बस फॉलो करते रहो, आगे बढ़ते रहो, डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन पक्का होगा। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री के सॉल्यूशन हो गए, अब आप आगे कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर शिवाली मैम के साथ। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गोल्ड 2.0 टेस्ट सीरीज का 3rd टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन। ये वाला जो टेस्ट है ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टेस्ट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी रीनीट 2026 में। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ये जो डायग्राम दिया है वो रिप्रोडक्शन यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दिया हुआ है। इसमें आपको जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन दिया है ये किस लेवल का है। क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट का है, इजी है, मॉडरेट है, सेकंड लेवल का है, थर्ड लेवल का, टफ लेवल का है, या आपको ऐसा क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है पूरा, तो मेरे हिसाब से इसका लेवल आपको मॉडरेट ही माना जाएगा, भले आपको इसका आंसर आता हो। पर जो भी क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा समय लगता है उसको आप फर्स्ट राउंड में ना ही करें तो अच्छा रहेगा। अब इसमें उन्होंने पूछा है कि आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि ए जो है वो कैरी कर रहा है यूरिन एंड स्पर्म्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ए एक्चुअली क्या है। तो ए है यूरिनरी ब्लैडर। तो ए है, सबसे पहले ए इज यूरिनरी ब्लैडर। तो ए जब यूरिनरी ब्लैडर है तो ये स्पर्म और यूरिन दोनों कैसे कैरी कर सकता है? तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर ये बोल रहे हैं जो डी है वो ऐसा फ्लूइड सीक्रेट कर रहा है जो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में मदद करता है। आपके एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कि जो बल्बो यूरेथ्रल, तो ये देखिए ये जो डी है ये है डी इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये, और ये बिल्कुल सही है कि ये ऐसा फ्लूइड सीक्रेट करता है जो मदद करता है पेनिस के लुब्रिकेशन में। तो सेकंड स्टेटमेंट ये जो आपका है वो सही है। थर्ड है बी ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्लैडर। बी क्या है? ये है यूरेथ्रा। बी की जो लेबलिंग है बी है यूरेथ्रा, बी इज यूरेथ्रा। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या बी जो है वो ओरिजिनेट होता है ब्लैडर से और एक्सटेंड करता है कहाँ तक? यूरेथ्रल ओपनिंग तक। मिएटस, मिएटस मीन्स ओपनिंग। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर ये बोल रहे हैं सी किसको रिसीव करता है? सी है क्या? सबसे पहले आप देखेंगे सी इज वाज डिफरेंस। सी क्या है? वाज डिफरेंस। तो ये बोल रहे हैं सी रिसीव करता है एक डक्ट, किससे? सेमिनल वेसिकल से। सेमिनल वेसिकल कहाँ है? ये आपका सेमिनल वेसिकल है। तो ये बोल रहे हैं सी रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका
सही आंसर है। नेक्स्ट है, इजी क्वेश्चन है, डार्विन किससे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे? तो ये आप इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं। डार्विन किससे इन्फ्लुएंस थे? डार्विन लैमार्क से इन्फ्लुएंस नहीं थे, क्योंकि लैमार्क ने एक्वायर्ड कैरेक्टर पे बात की थी। वीजमैन, ऑगस्ट वीजमैन ने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी, पर इनका अभी इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। वैलेस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, नहीं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज तो खुद डार्विन ने समझाई थी। और एसेज ऑन पॉपुलेशन बाय माल्थस, थॉमस माल्थस ने जो सबसे ज्यादा काम किया है, थॉमस माल्थस ने किस पे? पॉपुलेशन पे। तो इसका सही आंसर है आपका 4th। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। ये जो डायग्राम है ये आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से लिया गया है, और मेरे हिसाब से इसका लेवल इजी है। ये जो आप जब भी एपिथेलियम के टाइप्स करते हैं, तो अगर सिंगल लेयर का है तो उसको सिंपल बोलते हैं, और बहुत सारी लेयर का है तो उसको स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड इट इज इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ये जो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जहां पर आपको बहुत सारे स्टेटमेंट को रीड करना पड़ता है, उसको आप सेकंड या थर्ड राउंड के लिए रखेंगे, और मेरे हिसाब से ये आप थर्ड राउंड के लिए रखें तो अच्छा है। ये आप टफ कैटेगरी का क्वेश्चन मान सकते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड होता है फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये स्टेटमेंट सही है। Phosphate group is linked to OH of 5th carbon of a nucleoside through phosphodiester linkage। ये भी गलत है, क्योंकि इसमें डाईईस्टर ना आकर क्या आएगा? फॉस्फोईस्टर। इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो क्या आना चाहिए? फॉस्फोईस्टर, ना कि फॉस्फोडाईईस्टर। तो ये गलत है आपका। अब 2 nucleosides are linked through 3-5-N glycosidic linkage। सबसे पहले ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्टेड रहते हैं, और वो 3 to 5 ग्लाइकोसाइडिक नहीं, फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? फॉस्फो डाईईस्टर लिंकेज से कनेक्ट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये गलत हो गया। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। ये तो सही है। क्रोमैटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क इज कॉल्ड यूक्रोमैटिन। ये गलत है। इट इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमैटिन। इट इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमैटिन, यानी ये भी गलत है। तो अब आप बताइए आपका आंसर क्या आएगा? आपका सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, और आपका 5th गलत है। तो आपका आंसर है थर्ड ऑप्शन। सेकंड, थर्ड एंड 5th आर रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिए हैं 2। इफ एनी प्रोटीन, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, और ये आप मॉडरेट क्वेश्चन मानिए, इजी टू मॉडरेट आप इसको मान सकते हैं। इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ होमोलोगस होस्ट इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि होमोलोगस नहीं, इसमें आएगा हेट्रोजीनस। हेट्रोलोगस या हेट्रोजीनस होस्ट, हेट्रोलोगस होस्ट। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। फिर बोल रहे हैं पीसीआर में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं बाय यूजिंग 1 सेट ऑफ प्राइमर्स। तो ये भी गलत है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया है 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। तो इसका आंसर क्या है? बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। मैच द फॉलोइंग करना है।
इसमें आप देखेंगे इसको करने का सबसे सरल तरीका क्या है, आपको जो आता है, जैसे आपको पता है 2,4-D जो है वो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट वीडिसाइड है, तो 2,4-D ए के सामने आप लगा दो वीड फ्री लॉन्स, ए के सामने लगा दो वीड फ्री लॉन्स। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस हार्मोन है। तो आपका ए बी ए के सामने आ जाएगा 2, ये आ जाएगा बी के सामने 2। इथाइलिन क्या करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सी का 4। और जिब्रेलिक एसिड बोल्टिंग करते हैं, यानी कि डी का आपका आ जाएगा 1। तो A3, B2, C4 एंड D1 ये आपका सही आंसर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मुझे लगता है ये इजी टू मॉडरेट। आप इस क्वेश्चन को या तो फर्स्ट राउंड में कर लीजिए या सेकेंड राउंड में आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक मैप क्या होता है। देखो बच्चों, मैपिंग क्या होती है, हम क्रोमोसोम्स में जीन की पोजीशन, क्रोमोसोम्स में जीन की पोजीशन को जब हम लोकेट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जीन मैपिंग। तो जेनेटिक मैपिंग क्या करती है, जीन फर्स्ट इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है ये, इट इज एन इजी क्वेश्चन। क्या शो कर रही है जेनेटिक मैप, द साइट ऑफ द जीन ऑन अ क्रोमोसोम। नेक्स्ट आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने देखा है ये जो ब्लड सेल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs उस पे क्वेश्चन आते ही हैं। मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकता है। ईओसिनोफिल्स हमारी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कि एलर्जिक रिएक्शंस में एसोसिएटेड रहते हैं। तो ईओसिनोफिल्स का आ गया आपका ए का 3। बेसोफिल्स क्या करते हैं, रिलीज हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, तो बी का हो गया 4th। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं बेटा, न्यूट्रोफिल्स जो हैं आपके वो हैं फैगोसाइटोसिस करते हैं, तो ये आ गए सी का आपका 2। और डी का लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। आपको पता है ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं और ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट। ये मॉडरेट क्वेश्चन है, जब भी आपको आता हुआ क्वेश्चन है पर थोड़ा सा समय लगेगा तो आप उसको सेकेंड राउंड में रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, ग्लोमेरुलस क्या है, एक टफ्ट है कैपिलरी का जो एफरेंट आर्टेरियोल से बना है, ये बिल्कुल सही है। ये कीवर्ड है जो आपको पकड़ना है और ये वहां पर आपसे गलती करा सकते हैं, एफरेंट की जगह पे इफरेंट दे सकते हैं। वाजा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। आपको पता है 2 टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर। एक होते हैं कॉर्टिकल और एक होते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। और आपको पता है कि जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें वाजा रेक्टा अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, इसीलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म में ये हेल्पफुल होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वाजा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस, ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं और ये इजी क्वेश्चन है, इट इज इजी क्वेश्चन। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है केवल कीवर्ड को पकड़ लो, जैसे कीवर्ड्स क्या हैं, एफरेंट और इधर कॉर्टिकल। नेक्स्ट, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कि ये आ सकता है रीनीट में। आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से लिया है, जहाँ पर वॉल्यूम्स के साथ आपको मैच करना है। तो सबसे इजी है टाइडल वॉल्यूम, आपके में डायरेक्टली दिया है 500 to 550 ml, तो ए का आ गया आपका 3। IRV कितना है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml होता है। ERV कितना होता है, 1000 से आपका 1100 तक होता है और रेजिडुअल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1100 से 1200 होती है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट,
ये आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें जिसको रिदम मेथड भी बोलते हैं, जिसमें फीमेल्स एब्स्टेन होती हैं, मतलब कोइटस से एब्स्टेन करते हैं ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड ऑफ फीमेल। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जो है वो नेचुरल मेथड है। तो ये आ जाओ आप, ए का हो गया 1। फिर ये बोल रहे हैं वैजेक्टोमी, वैजेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी सर्जिकल मेथड्स हैं, तो ये आ गया आपका वैजेक्टोमी इज 3। फिर कोइटस इंटरप्टस ये भी नेचुरल मेथड है जिसको हम लोग विथड्रॉल मेथड भी बोलते हैं, जिसमें मेल पार्टनर अपना पेनिस विथड्रॉ कर लेता है कोइटस इंसेमिनेशन के पहले। तो सी इज ऑल्सो 1, सी क्या है 1। देन कॉन्डोम्स क्या है, बैरियर मेथड है, तो डी का आ गया आपका 2। फिर लैक्टेशन एमेनोरिया इज ऑल्सो 1 एंड सर्वाइकल कैप्स जो हैं वो बैरियर मेथड है। तो अब करो ए का 1 और ए का 1, बी का 3, फिर सी का 1, ए का 1, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ई का 1 और एफ का 2। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, आजकल मैच द फॉलोइंग वैसे ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शंस पूछे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशंस क्या होते हैं, म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, तो ए का हो गया 4। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रेशंस हैं वो हैं हार्मोन्स, तो बी का हो गया 2। फिर टाइट जंक्शंस क्या करते हैं, स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, तो आपका सी का हो गया 1। और एडहेरिंग जंक्शन क्या करते हैं, सीमेंट करते हैं नेबरिंग सेल्स को, तो आपका डी का हो गया 3। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ये आजकल इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि नीट 2026 में बहुत सारे क्वेश्चन सीक्वेंस के ऊपर आए थे। तो आपको कभी भी जब आप चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कितने ज़्यादा सीक्वेंस वाले खुद बना सकते हैं अपने लिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो आप डीएनए को आइसोलेट करोगे। यहाँ पर ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डीएनए का आइसोलेशन पहले आता है और फिर बाद में उसको कट करके डीएनए सेगमेंट को आइसोलेट करते हैं। तो आपको इस चीज़ में कहाँ गलती हो सकती है, पहले हमें जो भी सैंपल हमें मिला है तो पहले हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, फिर उसके बाद उस डीएनए को सेगमेंट करेंगे, फिर उस सेगमेंट को हम आइसोलेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आ जाएगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर हम क्या करेंगे, डीएनए बहुत लंबा पॉलीमर है तो फर्स्ट स्टेप में आपने ये कर लिया, सेकंड में आप क्या करोगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े करोगे, फिर क्या करोगे, उसको उस फ्रैगमेंट को आइसोलेट करोगे। तो ये आ गया आपका थर्ड स्टेप। फिर आपने जब डीएनए निकाल लिया तो उसके बाद आप उसको वेक्टर के साथ जोड़ोगे, तो ये आपका फोर्थ स्टेप। फिर आप क्या करोगे, इसके बाद आप इसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे, यानी कि ये आपका अच्छा, इसमें आपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको आपने कर दिया होस्ट में डाल दिया, है ना, आपने क्या करा, होस्ट में डाल दिया। फिर उस होस्ट सेल्स जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया उसको आप लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करोगे और लास्ट में आप प्रोटीन्स को प्यूरिफाई करके एक्सट्रैक्ट करोगे। ये आपके स्टेप्स हैं, इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आते ही हैं, इनको आपको ध्यान से करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स के ऊपर से क्वेश्चन को
हल्के में नहीं लेना है, लेबलिंग हो, नीचे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ए क्या पूछ रहे हैं। ये ए जो है ना, ये ए और बी दोनों दिया है, तो एक्चुअली बी है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। बी जो है ना प्रोसेस है, क्या है प्रोसेस, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन वाली प्रोसेस है। और ए क्या है एक्चुअली, ये वाली चीज, ये एक्चुअली क्रॉस ब्रिज है। तो एक प्रोसेस है और एक उसका स्पेसिफिक चीज है। तो ए में आ जाएगा क्रॉस ब्रिज, बी में आ जाएगा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब सी का देखते हैं क्या है। सी में क्या हो रहा है बेटा, सी में वो चीज रोटेट होके उसको पुल कर रही है, तो सी आ गया आपका रोटेशन। डी आ गया ये क्रॉस ब्रिज का टूटना, ये डी जो है वो क्रॉस ब्रिज का टूटना, और किसकी मदद से, एटीपी। तो ये आ गया आपका सेकेंड आंसर। डायग्राम्स एनसीईआरटी के आपको ध्यान से देखने हैं। अब जब भी ऐसा कोई सवाल आता है तो आप इसको सेकेंड राउंड के लिए रखिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो वन लाइनर हैं। डे 10th to 17th ऑफ द साइकिल्स आर कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। ये कौन सी साइकिल की बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि जो ओव्यूलेशन होता है वो लगभग 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ओव्यूलेशन। तो फर्टाइल पीरियड क्या होता है, 10th to 17th डे को हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड। तो ये सही है। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई, क्योंकि 14th डे पे ही ओव्यूलेशन हुआ, तो उसके 3 दिन पहले, उसके 3 दिन बाद हम इस पीरियड में ये मानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए एजर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और ये उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissues। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से कहाँ जाता है, टिश्यूज में, और CO2 कहाँ से जाता है, टिश्यूज से एल्वियोलाई। ये बिल्कुल सही है। ये आप, अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप जो टेबल दिया है आपके एनसीईआरटी में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें PO2 और PCO2 का पूरे पार्शियल प्रेशर दिए हैं। तो गैस कहाँ से मूव होगी, जहाँ उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से लेकर जहाँ उसका पार्शियल प्रेशर कम है। तो ये सही है। दूसरा, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। ये ट्रैप वर्ड है। आपको पता है रेस्पिरेटरी रिदम में ऑक्सीजन का रोल इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये आपका सही आंसर है, क्योंकि उसकी जगह होना चाहिए था इनसिग्निफिकेंट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ PAR, जो भी टोटल सोलर रेडिएशन आते हैं उसका 50% ही केवल क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। इन अ रैंडम मीटिंग, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है। ये दिखता छोटा है, अगर आपको हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आते हैं तो ही आप इसको सॉल्व करिएगा, और अगर नहीं आते हैं तो गेसवर्क मत करिएगा। अगर आपको आता है तो ये 3rd लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और अगर नहीं बनता है, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो आप इनको छोड़ दीजिएगा। इसमें अपन सॉल्व करते हैं रैंडम मीटिंग। देखो, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जब भी पूछते हैं ना, तो शर्त क्या होती है कि एक तो जो पॉपुलेशन है वो कैसी होनी चाहिए, रैंडम मीटिंग, और दूसरा उसमें पॉपुलेशन साइज शुड बी लार्ज। पॉपुलेशन साइज क्या होना चाहिए, लार्ज। ये 2 शर्त होती है किसकी, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की। तो पहला क्या है, रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन है। डिजीज कॉजिंग रेसेसिव एलील, आपको पता है रेसेसिव एलील हम कैसे देखते हैं, क्यों, तो आपने बोला Q इज इक्वल टू 80%, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आ गई आपकी 0.8। ठीक है। अब
ये बोल रहे हैं कैरियर पूछा है, तो जब Q 0.8 है और आपको पता है P प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो P आ जाएगा आपका 0.2, P आ जाएगा 0.2। अब वो पूछ रहे हैं कैरियर, कैरियर जब भी निकालना है तो आपको PQ नहीं निकालना है, 2PQ निकालना है, तो 2 इंटू P इंटू Q, तो क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 0.32, और अगर आप इसको परसेंटेज में लेते हैं तो आपका आ जाएगा 32%, तो आंसर है आपका 32%। ये आपका हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट, अब ये पूछ रहे हैं, ये है आपका फंजाई वाले टॉपिक से, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से इजी क्वेश्चन है, इसको आप मॉडरेट की कैटेगरी में रखें क्योंकि आपको 2 स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। इन बेसिडियोमाइसिटस बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली, ये ट्रैप वर्ड है, बेसिडियोस्पोर्स हमेशा एक्सोजीनसली बनते हैं और एस्कोस्पोर्स एंडोजीनस, तो ये कह रहे हैं कि एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड एक्सोजीनसली, ये आपका गलत है। एस्कोस्पोर्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, एंडोजीनस, और जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो कैसे बनते हैं, एक्सोजीनस। तो ये आपके दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, एजर्शन भी और रीजन दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट, between which of the following stages GTP is formed? GTP फॉर्म हो रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में, ये कह रहे हैं किस स्टेज में बन रहा है। सबसे पहले तो आपको क्रेब्स साइकिल का सवाल है और ये इजी सवाल है, तो आप इसको समझ लीजिए, ये इजी क्वेश्चन है अगर आपको क्रेब्स साइकिल अच्छे से आती है तो। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि जीटीपी कब बनता है, यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कब हो रहा है। आपको पता है कीटोग्लूटारेट जो है वो 5 कार्बन है और सक्सिनाइल, सबसे पहले कीटोग्लूटारेट से क्या बनता है, डीकार्बोक्साइलेशन से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और उसके बाद सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनते वक्त क्या होता है, जीटीपी बनता है, जो क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो अगर उन्होंने डायरेक्ट भी दिया है कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनेट, मान लो आपके जो कंटेंट है एनसीईआरटी का उसमें तो दिया है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड, और जो क्रेब्स साइकिल बना हुआ है उसमें सीधा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनेट, तो ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस आपके लिए सबसे सही जो ऑप्शन है वो यही वाला है। नेक्स्ट, ये आपको मैच द फॉलोइंग करना है, और ये आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का कॉकरोच वाले पोर्शन से क्वेश्चन लिया है। आपको कॉकरोच वाला कंटेंट छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आ गया क्वेश्चन तो 2-2 क्वेश्चन मैंने कॉकरोच के टॉपिक से देखे हैं एक ही पेपर में। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको पता है फैलोमियर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो ये आ गया आपका फैलोमियर्स आ गए एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आपको पता है क्या होते हैं, काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आपका ए का आ गया 4। स्पर्मेटोफोर क्या होते हैं, बंडल्स ऑफ स्पर्म्स, तो बी का आ गया 2। गोनोपोर क्या होती है, ओपनिंग, तो सी का आ गया 3। और ओवरियोल्स क्या होते हैं, डेवलपिंग ओवा की चेन, तो आपका आंसर है ये 3rd। इसको आप लोग क्योंकि मैच द फॉलोइंग, अच्छा मैच द कॉलम करने की सबसे सरल तरीका क्या है, जो आपको ऑप्शन दिखे उसी के सामने आप लिख लो, उससे आपकी एरर होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप सेकेंड राउंड में आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेस्टर्न घाट्स Western Ghats have a large number of plants and animal species that are not found anywhere else। इसके लिए जो प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज एक ही जगह पे मिलती है और कहीं भी नहीं मिलती, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एंडेमिक स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज जो केवल एक ही जगह पे कन्फाइंड है और कहीं और नहीं मिलती, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एंडेमिक स्पीशी। हाँ, अब इन्होंने ये पूछा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये वाले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी मैंने नीट में देखा है, हर
1 साल के बाद या हर साल ये वाला क्वेश्चन देखा जाता है। ये फंजाई की लाइफ साइकिल आपको याद है, पहले क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, जिसको हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं, फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन, कैरियोगेमी, और उसके बाद मियोसिस। तो इसका आंसर क्या है? पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, ये वाला आएगा पहले, ये आपका सबसे पहले आएगा, फिर आएगा न्यूक्लियस का फ्यूजन, और फिर आएगा मियोसिस, यानी इसका आंसर है बी। ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ये इजी है और बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग पूछा है। अब आप देखेंगे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो फोटोसिंथेसिस का है, और मुझे ऐसा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आप याद करो, केमी ऑस्मोसिस में NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ लोकेटेड है? टुवर्ड्स द आउटर साइड, यानी फेसिंग द स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी ए का आ गया 3। NADP रिडक्टेज आप केमी ऑस्मोसिस का डायग्राम देख सकते हैं, उसमें बना हुआ है ये आपका केमी ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन के बाहर साइड चिपका हुआ है NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं? ल्यूमेन में, यानी कि आपका बी का आ गया 4। फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज लोकेटेड इनर साइड, ताकि जो वाटर की स्प्लिटिंग से जो प्रोटॉन आते हैं वो ल्यूमेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनर साइड, ये आ गया सी का 1। और आपका साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? स्ट्रोमा लैमिले में। जो स्ट्रोमा लैमिले होती है वो आपकी PS2 भी नहीं होता उसमें, और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होती, तो उसमें क्या होता है? साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो इसका आंसर है 3rd। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट, ये है इन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। पहले क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को हमने ग्रो किया, और कुछ स्मूथ कॉलोनीज मिलती हैं, कुछ रफ। अब ये पूछ रहे हैं कि S में क्यों स्मूथ कॉलोनीज हैं? क्योंकि उसमें म्यूकस की पॉलीसैकेराइड कोट है, वाइल R की नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है आंसर। 2 टाइप की कॉलोनीज होती हैं, R और S वाली स्मूथ होती है, शाइनिंग होती है, क्योंकि उसके पास म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कवरिंग होती है। नेक्स्ट, मेनी बोनी फिशेज आर अमोनोटेलिक इन नेचर। ये अपने आप में सही है। अब ये कह रहे हैं जो अमोनिया बनता है वो जनरली एक्सक्रीट होता है डिफ्यूजन से, किस फॉर्म में? अमोनियम आयंस में। तो ये भी सही है। ये आपका सही एक्सप्लेनेशन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, सीधा साधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फ्लॉक्स क्या होते हैं? आपको ये वाला कंटेंट लिया गया है आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के सीवेज ट्रीटमेंट से। आपको पता है कि जब हम लोग सीवेज को कहाँ डालते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। और जब हम एयर पंप कर रहे हैं तो एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई का जो मैश बनता है उसको बोलते हैं फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स में एक्चुअली हैं क्या? एरोबिक बैक्टीरिया हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, और क्या है? फंजाई। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ये क्या पूछ रहे हैं? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में करेक्ट पूछा है। ठीक है, ये सबसे पहले आप करेक्ट इनकरेक्ट को मार्क कर लिया करिए। करेक्ट पूछा है। एट अ टाइम व्हेन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर नॉट येट विजिबल, आपको सिम्टम भी नहीं दिख रहे हैं, तो बैक्टीरिया वायरस को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं PCR से और देख सकते हैं। बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला तो सही है। सेकेंड, PCR को हम लोग आजकल रूटीनली यूज करते हैं जो सस्पेक्टेड HIV पेशेंट हो, ये भी सही है। तीसरा, PCR को यूज किया जाता है सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट में म्यूटेशंस को चेक करने के लिए, ये भी सही है। PCR इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये गलत है। कौन बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए? एलिसा, तो ये गलत है। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज यूज्ड टू डिटेक्ट, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, यानी फोर्थ ही गलत है। और ये क्वेश्चन आप थर्ड राउंड के लिए रखिए, थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें रीडिंग में समय आपको ज़्यादा लगेगा। फिर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू फोर्स, अब ये वाला जो टॉपिक है ये लिया गया है प्रिंसिपल्स, ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये बोल रहे हैं
कि हमें जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर डालना है तो हमें बैक्टीरियल सेल को पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बैक्टीरिया को, ये गलत है, मोनोवैलेंट कैटायन नहीं, आप इसमें डाइवैलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम, इससे ट्रीट करते हैं। यानी आपका ये जो सेकंड स्टेटमेंट है गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, आप इसको फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में कर सकते हैं, पर ये ट्रैप वर्ड को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम्स, ये तो बिल्कुल सही है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। फिर साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो ये आपका यहाँ तक इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, द रिडक्शनिस्ट। देखिए ये वाला सवाल मैंने लिया है इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से। अगर आप बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाना चाहते हैं तो आपको 3 या 4 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़, एनसीईआरटी को मैंने आपको बताया एक्टिव रिकॉल मेथड से, यानी हर लाइन से आप मेंटली एक सवाल बनाएंगे। दूसरा, आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, एग्जाम्पलर पे ज़्यादा ध्यान देना है, और जब एनसीईआरटी पढ़ो तो चैप्टर के पहले का इंट्रोडक्शन, बायोग्राफी और लास्ट में समरी, ये सब पढ़ना है। तो ये वाला जो, और आपको पता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी आ चुका है, ये पीवाईक्यू है, भी 1 साल पहले का नीट का सवाल है। तो ये पूछ रहे हैं कि द रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू स्टडी लाइफ फॉर्म्स रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग यूज ऑफ फिजिको-केमिकल। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है कि फिजिको-केमिकल अप्रोच जब हम स्टडी करते हैं तो वो कौन सी ब्रांच है, तो दैट इज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ये भी कंप्लीट हो गया। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ दीज स्टडीज एम्प्लॉयड, ये डायरेक्ट लाइन है आपके इंट्रोडक्टरी पोर्शन से। तो ये कह रहे हैं कि अधिकतर जो ये जो अप्रोच होती है उसमें सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल या सेल फ्री सिस्टम यूज होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। यानी कि लिविंग सेल तो यूज होता है, पर लिविंग मतलब ये कह रहे हैं सेल फ्री, सेल का होना जरूरी नहीं है, जो भी लिविंग कंडीशन है वो आप कहाँ पर परफॉर्म करते हो, इन विट्रो यानी लैब में क्रिएट करते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया कितने टाइप के होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कितने टाइप के होते हैं, टाइप ए, पहला होता है टाइप ए जो स्टेम सेल्स होते हैं, दे गिव राइज टू टाइप बी, और फिर टाइप बी जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट एम्ब्रियोनिक स्टेट, ये गलत है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, प्यूबर्टी। तो आपका स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है पर स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, चूज। अब देखो ये डायग्राम कौन सा है, ये यूग्लिना का डायग्राम है, यानी ये प्रोटोजोन्स जो फ्लैजिल ये यूग्लिनोइड्स के कैटेगरी में आते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 2 अनइक्वल फ्लैजिला आर फाउंड, ये तो सही है। इट कैनॉट सर्वाइव एंड डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो यूग्लिना होते हैं उनमें मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, और साथ में ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि दिन में जब इनके पास सफिशिएंट सनलाइट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब इनको डिप्राइव कर दिया जाता है सनलाइट से तो ये स्मॉल छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को ये प्रेडेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो ये क्या है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट,
ये प्रोटिस्टा का मेंबर है, ये सिमिलर टू हायर प्लांट्स, ये भी सही है। तो इसका आंसर है आपका, आपसे पूछा है इनकरेक्ट, तो इसका आंसर है सेकंड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। नेक्स्ट, आपको ये मैच करना है, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से लिया गया है, मैच द फॉलोइंग, और ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। फिलेरियासिस को बोलते हैं एलिफेंटियासिस, कौन कॉज करता है? वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी या वुकरारिया मेलाई। तो ये आ गया आपका 1A का आ गया 3। फिर एमीबाइसिस कौन कॉज करता है? एमीबिक डिसेंट्री यानी एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, तो बी का है 4। न्यूमोनिया कौन कॉज करता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा यानी सी का 1। रिंग वॉर्म डिजीज आपको पता है ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम कॉज करते हैं, तो डी का है आपका 2। तो आपका आंसर ये है। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन रिलीज करता है? इजी क्वेश्चन है, आपको पता है इस लिस्ट को बोलते हैं रेड लिस्ट। जो रेड लिस्ट है वो कौन प्रोड्यूस करता है? IUCN। और इस लिस्ट में पूरे एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स की अलग अलग कैटेगरी है होती है, कौन से एंडेंजर्ड हैं, कौन से थ्रेटन्ड हैं, कौन से इमीडिएट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में है, ये सारी कैटेगरीज कौन बनाता है? IUCN। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये मैच द फॉलोइंग है, कैमोफ्लेज डिस्टेस्टफुल, ये ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन से लिया गया है, थॉर्न्स और कार्डियक ग्लाइकोसाइड। मॉडरेट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैमोफ्लेज कौन करता है? आपको पता है, ये कैमोफ्लेज की बात आएगी तो फ्रॉग, कैमोफ्लेज फ्रॉग, तो यानी इनका आपका आएगा डी। डिस्टेस्टफुल कौन है? मोनार्च बटरफ्लाई। ये क्यों डिस्टेस्टफुल होता है? क्योंकि ये पॉइजनस वीड के ऊपर फीड करती है ताकि इसका प्रीडेटर इसको ना खाए, हाईली डिस्टेस्टफुल है, तो डिस्टेस्टफुल है मोनार्च बटरफ्लाई। थॉर्न्स किस में होते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म अकेशिया में, ये आएगा थर्ड का ए। और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स किस में होते हैं? हार्मफुल कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैलोट्रोपिस में, इसलिए कैलोट्रोपिस को कोई भी फीड नहीं करता है, कोई भी इसको ब्राउज नहीं करता है, क्योंकि इसमें हार्मफुल कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं ना। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सेकेंड राउंड के लिए रखिएगा। ये जेनेटिक मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन है। आपको ये चीज़ पता है कि जब हम लोग परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन हमारे पास दिया रहता है कि कितना परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन है, उसके बेसिस पे हम लोग जीन्स को लोकेट करते हैं क्रोमोसोम पे, और इसको बोलते हैं जीन मैपिंग। तो देखो, इसका एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, जितना आपके में जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर हुआ है उतना ज़्यादा वो दूर है। तो सबसे पहले मैपिंग करनी है, वो ये बोल रहे हैं मैप यूनिट क्या है? ए और डी के बीच में 3.5, बी और सी के बीच में 1, ए और बी के बीच में 6, तो सबसे ज़्यादा दूर है ए और बी। तो आप ये मैपिंग करना शुरू करेंगे, ये ए और ये बी, इनके बीच में टोटल आपको जो डिस्टेंस है वो कितने मैप यूनिट का है? 6। ठीक, अब बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि ए और डी के बीच में 3.5 है, ए और डी के बीच में 3.5 है, और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि सी और डी और सी के बीच में कितना है? डी और सी के बीच में ये बोल रहे हैं, सबसे पहले डी और सी के बीच में 1.5 है, यानी 3.5, 1.5 और फिर 1, तब जाके आएगा आपका, सबसे पहले आ जाओ ए और डी के बीच में आपका, ए और बी के बीच में आ गया आपका 6। तो ए और बी के कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके? एक तो ये ऑप्शन है और एक ये है। अब आपको देखना है कि इस डेटा के हिसाब से क्या मैच हो रहा है। तो ए और डी के बीच में है 3.5, तो यहां से आप कर लो 3.5 मैप यूनिट। उसके बाद ये पूछ रहे हैं डी और सी के बीच में 1.5, ये आ जाओ 1.5।
और फिर ये पूछ रहे हैं बी और सी के बीच में 1, तो 3.5 1.5 कितना हो गया 5, और ये है आपका, ये आ गया बी और ये आ गया आपका ए, फिर ये है डी, फिर है डी और सी के बीच में है आपका 1.5, तो ये सी, और सी और बी के बीच में है 1, तो ये आ गया 1, तो ये आपका ए डी सी और फिर बी। सिंपल क्वेश्चन है पर ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। पहले तो आपको ये वर्ड पकड़ना है इनकरेक्ट। रिगार्डिंग निडेरियंस, निडेरिया के बारे में क्या चीज इनकरेक्ट है। दे एग्जिबिट मेटाजेनेसिस, ये कोई गलत पॉइंट है ही नहीं, ये तो मेटाजेनेसिस होता है, पॉलिप मेड्यूसा 2 फॉर्म्स होते हैं। दे एग्जिबिट कॉम्प्लेट्स, ये गलत है क्योंकि टीनोफोरा के बारे में है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, इसमें टिश्यू लेवल होता है। दे मोस्टली इंक्लूड फ्रेश वाटर, नहीं, ये मैराइन होते हैं, मोस्टली इनमें मैराइन होता है, यानी कि आपके तीनों ही स्टेटमेंट नीचे वाले गलत हैं। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ, अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है और डिजीजेस का मैच द फॉलोइंग है। कॉलेरा का कॉजल ऑर्गेनिज्म है विब्रियो कॉलेरे, यानी बैक्टीरियल डिजीज है, तो ए को कर लो 4 के साथ, विब्रियो कॉलेरे। मम्स एक वायरल डिजीज है, तो आपका बी का आ गया 1। स्लीपिंग सिकनेस एक प्रोटोजोन डिजीज है, ट्रिपेनोजोमा, यानी कि सी का आ गया आपका 3। मलेरिया इज मलेरिया, ये जो स्लीपिंग सिकनेस है ये आपको पता है कौन कॉज करता है, ट्रिपेनोजोमा, और उसके बाद आपका जो मलेरिया है वो कौन कॉज करता है, आपका प्लाज्मोडियम, तो ये आ गया, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, हेट्रोस्पोरस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे लगता है आप इसको मॉडरेट से टफ लेवल में रखेंगे, फर्स्ट राउंड में आप इसको अवॉइड करेंगे। आपको पता है कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, आपको ये पता है कि अधिकतर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हेट्रोस्पोरस जो कंडीशन है वो प्रीकर्सर है, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये सही है। शोज फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, ये भी सही है। दे आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया, ये भी सही है। ये मोनोशियस गैमेटोफाइट बनाते हैं, नहीं, क्योंकि हेट्रोस्पोरस कंडीशन है, इसलिए जो छोटे स्पोर होंगे वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और जो बड़े हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, तो मोनोशियस नहीं, इसका आंसर होना चाहिए था डायोशियस, इसलिए आपका डी करेक्ट नहीं है, इसका आंसर है ए बी सी आर करेक्ट। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है और ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बोला है कि पहला कैरेक्टर ऑर्गन सिस्टम, दूसरा बायलेटरल सिमेट्री और तीसरा ट्रू सीलोमेट विद सेगमेंटेशन। वो ये बोल रहे हैं कौन कौन से ऐसे फाइलम है जिसमें तीनों लागू होते हैं। आपको रिस्पेक्टिवली नहीं देखना कि फर्स्ट किस में, सेकंड किस में, थर्ड किस में, इसमें बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा सही आंसर है जिसमें तीनों ही किंगडम में ये सारे कैरेक्टर्स दिखते हैं। तो आपको पता है, देखो मोलस्का तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी मोलस्का में नहीं है, तो ये बड़ा सरल है, मोलस्का हटा दो, यहाँ से मोलस्का हटा दो, मोलस्का आपका आंसर आ गया एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्यूबेक्टोमी, ये स्टरलाइजेशन टेक्निक्स हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लिया गया ये सवाल है और ये इजी क्वेश्चन है। इन ट्यूबेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, कैसे, या तो ये आएगा आपका वेजाइना या एब्डोमेन में इंसर्शन, तो ये 1 या 3, इजी क्वेश्चन है, पर आपको ये जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप पढ़ोगे तो आपको ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी में कहाँ से इंसिशन लगता है ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, कंसिडर दैट फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स, ए बी सी डी 4 दिए हैं,
और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये बिल्कुल सही है ना। आरएनए बहुत लैबाइल था तो उससे फिर बाद में डीएनए आया था। 5 मिथाइल यूरेसिल नहीं, 5 मिथाइल यूरेसिल इज अनदर नेम फॉर थाइमीन। 5 मिथाइल यूरेसिल इज अनदर नेम फॉर थाइमीन। तो ये किस में पाया जाता है? डीएनए में, ना कि आरएनए। तो ये तो होगा ही नहीं, ये हटा दीजिए। डीएनए पॉलीमरेज डज नॉट रिक्वायर आरएनए पॉलीमरेज, नहीं भैया आरएनए प्राइमर तो लगता ही है, तो ये भी गलत है। नंबर ऑफ प्राइमर्स लीडिंग स्ट्रैंड में 1, ये सही है, क्योंकि कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है ना, तो एक ही प्राइमर चाहिए। तो आपका आंसर है ए एंड डी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो ही करिएगा, और वैसे भी ये मॉडरेट टू टफ लेवल है, फर्स्ट राउंड पे आप इसको मत करिएगा। नेक्स्ट, एन ओव्यूल, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये दिख रहा है इजी, पर ये वहां पर गलती करा सकता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक ओव्यूल जो है वो एक एम्ब्रियो सैक हैज अ एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर। अगर हमें दिया रहता मेगास्पोर मदर सेल, तो उससे आप पहले रिडक्शन डिवीजन कराते, फिर आप माइटोसिस कराते, पर ऑलरेडी यहाँ पर मेगास्पोर दिया है, तो आप केवल और केवल इसमें माइटोटिक डिविजन्स लगाएंगे। और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, क्योंकि उनको लगा होगा पहले मियोसिस फिर माइटोसिस, पर मैंने इसमें मेगास्पोर मदर सेल नहीं दिया है, मैंने इसमें सिर्फ मेगास्पोर दिया है, जो कि ऑलरेडी एन है। तो ये क्वेश्चन स्मार्ट क्वेश्चन है और ये आपसे गलती करवा सकता है। वैसे अगर आपने ध्यान से रीड कर लोगे तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एम्फी इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग ड्यूल एंड बायोस मीनिंग लाइफ। ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आपका ना बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्यों? फर्स्ट लाइन में आपको लगेगा बिल्कुल सही है, पर ये गलत है, क्योंकि एम्फी इज नॉट अ लैटिन वर्ड, एम्फी इज अ ग्रीक वर्ड। एम्फी जो है वो ग्रीक वर्ड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद ये कह रहे हैं हार्ट ऑफ एम्फीबियंस 3 चैम्बर्ड है, उसमें 1 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। ये भी गलत है, क्योंकि ऊपर 2 एट्रिया होते हैं और नीचे 1 वेंट्रिकल, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रैप स्टेटमेंट है, उसमें आपकी गलती हुई होगी। बताइएगा इसमें किस किस बच्चे का गलत हुआ है। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में। याद है आपने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, यानी आपको पता है कि जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में आपस में कंट्रोल, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड रूप से काम करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। तो इसका आंसर आएगा कोऑर्डिनेशन। इजी क्वेश्चन है ये, आप इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे, आसानी से हो जाएगा। ओवर थिंकिंग से बचेंगे, होम्योस्टैसिस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, मोर सुटेबल टर्म्स यूज फॉर दिस नेम, जैसे डॉग्स, कैट, मैमल, ये सब क्या है? टैक्सा है ना। ये तो लिविंग वर्ल्ड का सिंपल सा क्वेश्चन है, टैक्सा है ना। कैटेगरीज के लिए सिंपल वर्ड टैक्सा, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, जब भी ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है आपको सेकेंड राउंड के लिए रखना चाहिए। देयर इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटालाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनए इन यूकैरियोट्स। ये गलत है, तीनों की अलग अलग एंजाइम्स हैं, तो ये तो गलत है। इन बैक्टीरिया 3 आरएनए पॉलीमरेज आर रिक्वायर्ड, ये गलत है। मतलब इन्होंने ना रिवर्स कर दिया है, बैक्टीरिया की जगह पे क्या होना चाहिए था? यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स की जगह पे होना चाहिए था बैक्टीरिया। तो दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ये आपको मैच द कॉलम करना है और ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से लिया गया है। फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड, देखिए सबसे सरल है फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन, इसको कर लो आप B का 3। फिर आपको पता है
आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड में आ जाएगा ट्रिप्टोफेन, यानी आज आपका आ जाएगा ये फैटी एसिड है आपका पाल्मिटिक एसिड, और आपका एसिडिक अमीनो एसिड है आपका ग्लूटामिक एसिड। तो आपका आंसर है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इसको आप ना जब भी थोड़ा सा आपको समय लगे करने में तो आप सेकेंड लेवल पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट। जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है उसको तो इजी लगेगा, और जिसने एनसीईआरटी को उतने डेप्थ में नहीं पढ़ा है उसको तो ये क्वेश्चन छोड़ ही देना चाहिए, ये आपको नेगेटिव मार्किंग कराएगा। कैसे? एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखा है, पर आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि साइकस में फीमेल कोन्स आर एब्सेंट। साइकस में फीमेल कोन्स आर एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब एनसीईआरटी वाले बहुत ज्यादा डीप हैं, उन्होंने ये नहीं बोला फीमेल कोन आर एब्सेंट, उन्होंने कहा है मेल कोन अलग ट्री में और मेगास्पोरोफिल अलग में। उन्होंने ये नहीं लिखा है कि फीमेल कोन एब्सेंट है, ये आपको समझना चाहिए, या टीचर्स की को इतना अच्छे से गाइड करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर फाउंड इन डिफरेंट ट्रीज, ये लाइन है, इसमें कोन मत कर देना आप लोग। ये मेल कोन एंड फीमेल कोन्स आर प्रेजेंट, अधिकतर बच्चे लगाएंगे, ये गलत है। नेक्स्ट, which of the following hormone will cause release of ovum from the Graafian follicle? This is beautiful question, और ये क्वेश्चन आपसे गलती करवाएगा। दिख रहा है इजी, पर ये क्वेश्चन आपसे गलती करवाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी को मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो डायग्राम है वो अच्छे से देखना चाहिए। 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ईस्ट्रोजन का हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन गिव्स, ये डबल फीडबैक मैकेनिज्म है ईस्ट्रोजन का। जब ये मॉडरेट लेवल हाई होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है LH और FSH को, पर 14th डे में इसका हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है, पॉजिटिव फीडबैक टू LH FSH। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूअल फीडबैक मैकेनिज्म होता है, डबल फीडबैक मैकेनिज्म ईस्ट्रोजन का। 14th डे पे हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है और LH FSH को बढ़ाता है, इसलिए रिलीज ऑफ ओवम में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन नहीं होता, क्योंकि ओव्यूलेटरी फेज के बाद जो ल्यूटियल फेज होती है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH हो ही नहीं सकता, LH और FSH तो बढ़ा हुआ होता ही है, और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होगा आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में, और ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से 2 बार नीट में आ चुका है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आया होगा। नेक्स्ट, इसको आपको रीड करना है, तो जब भी रीडिंग वाला क्वेश्चन हो तो भले आपको आता हो, इसको मॉडरेट लेवल का है, मतलब सेकेंड लेवल के लिए रखें। Read the following statement with respect to ASCII and Emethialmentis. Development may be direct or indirect, ये सही है। Fertilization internal, ये भी सही है। Females shorter नहीं होते, females long होते हैं। Wuchereria cause elephantiasis, और Ascaris possess cuticle which is resistant to the digestive enzymes of the host, ये भी सही है। तो इसका आंसर आपका 1 2, मतलब थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है जिसमें फीमेल्स जो हैं उन्होंने शॉर्टर बोली है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप ये नोट कर लीजिएगा कि एस्कैरिस के पास ऐसी क्यूटिकल होती है जिससे वो रेजिस्टेंट बनता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द होस्ट के अगेंस्ट। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डार्क रिएक्शन को हम डार्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि डार्कनेस में होते हैं, नहीं,
डायरेक्टली लाइट ड्रिवन नहीं है, इसलिए इनको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। कैल्विन साइकिल में CO2 एक्सेप्टर इज अ 5 कार्बन एल्डोज शुगर, नहीं, ये कीटोज शुगर है, कीटोज शुगर, तो ये वाला गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, इन अ फ्लावर इफ द मेगास्पोर, बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये बोल रहे हैं कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, इसकी प्लॉइडी होती है 2n। आपको पता है मेगास्पोर मदर सेल से पहले मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन, और आपको पता है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं जिनकी प्लॉइडी n होती है, और उसके बाद एक जो होता है वो सरवाइव करता है और एम्ब्रियोसाइक बनाता है। अब ये कह रहे हैं कि अगर मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बिना मियोसिस के बनाते हैं, तो मियोसिस हुआ ही नहीं, तो सबकी प्लॉइडी क्या रहेगी 2n, तो जो उसका न्यूक्लियाई होगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड, है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस में डरना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, तो मॉडरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको आप या तो सेकंड या थर्ड राउंड के लिए रखेंगे। इसमें पूछा है ऑटो इम्यूनिटी तब होती है जब इम्यून सिस्टम लूज करता है एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टिश्यूज, सही। एलर्जीज में ये कह रहे हैं IgM इन्वॉल्व है, ये गलत है क्योंकि IgE इन्वॉल्व होता है, IgE, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। फिर ये कह रहे हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस एक क्लासिकल एग्जांपल है ऑटो इम्यून डिजीज, और अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, ये सही है, बिल्कुल सही है ये। The use of antihistamine, adrenaline and steroid quickly reduce the symptoms of allergic, तो ये बिल्कुल सही है ना। तो केवल आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत था, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट, सम ऑफ द स्टेप्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, हेस्ट में नहीं करेंगे, या तो इसको आप सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड के लिए रखेंगे। ये पूछ रहे हैं कि ये कुछ स्टेप्स है ह्यूमन इंसुलिन बनने के लिए, ह्यूम्यूलिन मतलब ह्यूमन इंसुलिन बनने के कुछ स्टेप्स हैं। वो कह रहे हैं आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले तो आपको जीन निकालनी पड़ेगी जो आगे कोड करती है इंसुलिन की जो पेप्टाइड चेन्स होती हैं, तो आपको सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन जीन आर्टिफिशियली, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंसर्ट करना पड़ेगा प्लाज्मिड के अंदर, सेकेंड स्टेप है आपका ये, फर्स्ट स्टेप सेकेंड। फिर आप क्या करोगे, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया तो आपको ई कोलाई में डालना पड़ेगा, और फिर आपको उसको उस रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई को बायोरिएक्टर्स में डालना पड़ेगा, और आपको फिर साफ करना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप 1, फिर आपका 4, फिर आपका 5, फिर ये वाला स्टेप सेकंड, और लास्ट में आपको प्यूरिफिकेशन। तो आपका ये वाला सही आंसर है। जितने भी आप फाइनल रिवीजन जब एनसीईआरटी का कर रहे हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप खुद अपने लिए सीक्वेंस के बना लेंगे, उतना ही आपका वहाँ पर कम समय में आपका नीट का पेपर होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको इसमें जिम्नोस्पर्म्स के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, नहीं भाई, दे डोंट हैव, तो ये गलत। द मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, सही है। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, तो ये भी सही है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, एंड टेरिडो में मैक्सिमम होमो और कुछ हेट्रोस्पोरस। नेक्स्ट, ये आपको मैच करना है। ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये आपका जो नॉमेनक्लेचर है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, जो कन्वेंशन है, उसके रूल्स हैं, उसके ऊपर से लिया गया है कि हम इकोर 1 में ई कहाँ से लेते हैं। ई है नेम ऑफ जीनस, आपको पता है, तो ए का कर दो 2,
ठीक है। फिर को कहाँ से आया, सेकेंड 2 लेटर्स स्पीशीज से, यानी कि बी का आएगा 3, ये 2 है भाई। फिर आर कहाँ से लेंगे आप, जो स्ट्रेन है, यानी कि सी का है 4, और डी का मतलब 1 जो है वो कहाँ से आया कि उससे किस सीक्वेंस में आपने उसको पहचाना है ना। तो आपका डी का आ गया 1, ये आपका आंसर है। ये आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैच द फॉलोइंग में आपसे गलतियां हो रही हैं, या आपको आती हुई चीज आप नीचे OMR तक आते आते गलत कर रहे हैं, तो आप इस मेथड से करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। नेक्स्ट कंसिडर करना है हमको, ये आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का सवाल है। ये कह रहे हैं कि इसमें से आपको सिर्फ लेटरल मेरिस्टम्स पहचानने हैं, लेटरल मेरिस्टम्स जो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। तो एक्सिलरी बड नहीं है भाई, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, इंटरकैलरी मेरिस्टम भी नहीं है। इजी क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, और आपका आसानी से सही हो सकता है, बस ध्यान से रीड करेंगे। नेक्स्ट है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है कि आपको टफ क्वेश्चन है, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको लीव कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी अगर ये क्वेश्चन सपोज करो आपका ETS का क्वेश्चन है, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, और अगर आपने कोई रिस्क ले ली तो आपका गलती होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसमें हम कैसे करेंगे, UQ जो है वो किससे लेता है, FADH2 से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट लेता है थ्रू कॉम्प्लेक्स 2 विदाउट पंपिंग। आप लोग ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसके लिए आप क्या करोगे, ETS अपने अपने NCERT में देखेंगे। ETS में आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स 1, ये जो आपके इस तरफ पूरे कॉम्प्लेक्स बने हैं और इस तरफ प्रोटॉन पंप किस से हो रहे हैं, तो आप सेकंड के थ्रू देखेंगे कोई भी प्रोटॉन्स पंप नहीं हो रहे। फर्स्ट के थ्रू 4 प्रोटॉन्स हो रहे हैं, थर्ड के थ्रू 4 प्रोटॉन्स हो रहे हैं, और फोर्थ के थ्रू 2 प्रोटॉन्स हो रहे हैं, पर सेकंड के थ्रू कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं हो रहे। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। फिर साइटोक्रोम C एक छोटा सा प्रोटीन है अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 and 4, ये भी सही है। नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल डिपेंड करता है, ये कह रहे हैं NADH2 से 2 मॉलिक्यूल ATP के और FADH2 से 3, ये गलत है, ये बिल्कुल उल्टा करके इन्होंने दिया, ये गलत स्टेटमेंट है। तो आपका 1 तो सही था, 2 सही था, 3 गलत है। फिर ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर है 1, 2 and 4 आर करेक्ट, यानी 3 इसलिए गलत है क्योंकि जो ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो NADH2 से बनते हैं 3 और FADH2 से बनते हैं 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन को आपको एटलीस्ट सेकेंड या थर्ड राउंड के लिए रखना है, फर्स्ट राउंड का तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, एक्टिवेटेड स्लज जो आया, ये सीवेज ट्रीटमेंट से लिया गया है क्वेश्चन। जो एक्टिवेटेड स्लज आया, यानी एक्टिवेटेड स्लज हम किसे बोलते हैं, फ्लॉक्स को, और फ्लॉक्स क्या है, किसके मैश हैं, एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई के। तो उसको हम इनोक्यूलम किसके लिए लेते हैं, जो अब और ज़्यादा वाटर आ रहा है उसको क्लीन करने के लिए, यानी कि आप एरेशन टैंक में उसको डालते हो, ताकि जो एरेशन टैंक में जो सीवेज आया है ट्रीट होने के लिए वो जल्दी से उसके अंदर फ्लॉक्स बन जाएं, क्योंकि ये ऑलरेडी बने हुए फ्लॉक्स क्या करते हैं, इनोक्यूलम की तरह काम करते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके एवोल्यूशन टॉपिक से लिया गया है। द फिगर शोज अ वैरायटी ऑफ फिंचेस। अब ये बोल रहे हैं डार्विन फिंचेस एक्सीलेंट एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन का, सही है। सारी वैरायटीज जो हैं वो उस आइलैंड में ही बनी थी, ये भी सही है। ओरिजिनल जो हैबिट था वो सीड ईटिंग फीचर था, और उससे बहुत सारी बीक्स आ गई जिसमें कुछ इंसेक्टिवरस थी, कुछ वेजिटेरियन। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको सेकेंड राउंड में करिएगा। नेक्स्ट, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये कहाँ से लिया गया है,
ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है बताइए? ये आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ क्वेश्चन इनहेरिटेंस है, जहाँ पर tRNA अडेप्टर मॉलिक्यूल दिया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने बोला है कि ए की जगह पे टायरोसिन होना चाहिए और बी की जगह पे सीरीन। ए की जगह पे टायरोसिन और बी की जगह पे सीरीन। तो ये नहीं है, आप कोडॉन्स को मैच करके देख लीजिएगा। ए की जगह होना चाहिए था सीरीन, यहाँ होना चाहिए था सीरीन, और बी की जगह होना चाहिए था आपका टायरोसिन। तो ये तो गलत है। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो tRNA कैसा दिखता है? क्लोवर लीफ। ये गलत है। कैसा दिखता है? इन्वर्टेड एल। कैसा दिखता है? इन्वर्टेड एल। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। बोथ ए एंड बी शुड बी द आंसर। ये थोड़ा सा मुझे लगता है टफ लेवल पे ही जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, the earliest classifications, very easy question, earliest classification was based on uses. Next, which statements are correct? साइटोकाइनिन सप्रेस करता है? नहीं भाई, साइटोकाइनिन तो सेनेसेंस को डिले करता है बाय रिटेंशन ऑफ क्लोरोफिल, नॉट सप्रेस द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये गलत है। ऑक्सिन कंट्रोल करता है एपिकल डोमिनेंस, सही है। जिब्रेलिन को शूट इलोंगेशन करता है, सही है। एब्सिसिक एसिड जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है, वो ऐसा केपेबल बनाता है ताकि जो सीड्स हैं वो डेसिकेशन को विथस्टैंड कर सकें। तो ये दोनों बी, सी एंड डी आर करेक्ट है ना। ये मॉडरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आपको इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे एपीपेटलस कंडीशन इज फाउंड इन सोलेनेसी। तो सोलेनेसी का मेंबर क्या है बताइए? अश्वगंधा। अश्वगंधा सोलेनेसी का है, तो आपने कर दिया ए का 5। फिर एपीफाइलस कंडीशन लिलिएसी में पाई जाती है, लिलिएसी का क्या है? बी का 3। मोनोएडल्फस आपको पता है चाइना रोज में पाया जाता है, तो इसका आगे आपका सी का 2। डायएडल्फस आपको पता है पहली फैमिली फेबेसी, फेबेसी का मेंबर क्या है? सेस्बैनिया, तो डी का आ गया आपका 1। और पॉलीएडल्फस सिट्रस, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप करेंगे इसको, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। आपका ये जो लेवल है इस क्वेश्चन में, आप मुझे लगता है मॉडरेट टू टफ मानिएगा, फर्स्ट वाले राउंड में मत करिएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसमें क्या डायरेक्ट एग्जाम्पल तो है एनसीईआरटी के, पर फैमिली के साथ रिलेट ये जो है आप देख सकते हैं, इसमें आराम से आपका हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि एपीपेटलस कंडीशन सोलेनेसी का है, तो उन्होंने डायरेक्ट वो ना देकर अश्वगंधा उसका मेंबर दे दिया है ना। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द ऑफस्प्रिंग, बढ़िया क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि ए ये पेरेंट प्लांट है और दूसरा ये वाला है, तो आपको F1 में क्या आया? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। और इस F1 को आपने पूरे रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर दिया, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो आपको पता है इस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। Monohybrid test cross ratio is 1:1 and dihybrid test cross ratio is 1:1:1:1:1। ये आपका आंसर है, इसका आंसर है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। मॉडरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, unless one cuts the vector and the foreign source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created। ये तो सही है, हमें सेम टाइप का सेम एंजाइम से ही दोनों को कट करना पड़ता है। When cut by different restriction enzyme, the resultant DNA have the same kind of sticky end। ये गलत है। अगर हमें चाहिए कि हम सक्सेसफुली रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाए, तो हमें फॉरेन डीएनए और होस्ट दोनों को, सॉरी वेक्टर नॉट होस्ट, फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर दोनों को सेम एंजाइम से कट करना पड़ेगा ताकि सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड बने। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन है, पर आप इजी टू मॉडरेट मानिए। नेक्स्ट,
ये वाले क्वेश्चंस आजकल बहुत आते हैं। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन को तो आप थर्ड राउंड के लिए ही रखिएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय लगता ही है। आपको ये पूछा है हीमोडायलिसिस का। अगर आपको हीमोडायलिसिस याद है तो आपको पता है जो पेशेंट यूरीमिया से सफ़र कर रहे होते हैं, जिनकी किडनीज क्लियर नहीं कर पा रही हैं यूरिया, उसको हमें पेशेंट को हीमोडायलिसिस पे रखना पड़ता है। सबसे पहले हम कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड निकालेंगे, तो ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी, पहला पॉइंट। फिर हम क्या करेंगे, उसमें क्या डालेंगे, क्या डालना पड़ेगा, एंटी कोएगुलेंट लाइक हिपेरिन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डायलाइजिंग यूनिट बाय एडिंग हिपेरिन। तो ये आ गया आपका फर्स्ट स्टेप, फिर ये आ गया आपका सेकेंड। फिर आप क्या करोगे, इसको सीरोफेन ट्यूब से ये पूरा क्लियर होगा, तो ये आपका थर्ड स्टेप। फिर आप क्या करोगे, इसमें पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट हट जाएगा, ये आपका फोर्थ स्टेप। और लास्ट स्टेप आपका क्या है कि क्लियर ब्लड जब हो जाएगा तो वापस वेन में डालेंगे, पर आपको एंटी हिपेरिन डालना पड़ेगा। तो ये आपका फिफ्थ स्टेप है। ये आप कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने लिए बना सकते हैं। जितने आप सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस अपने लिए तैयार करेंगे उतना ही आपका नीट पेपर, आपके लिए बायो का पेपर आसानी से और जल्दी से वहां पर हो जाएगा। ये देखते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज लाइक पोलियो, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया एंड टेटनस हैव बीन कंट्रोल्ड बाय लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ वैक्सीन्स। ठीक है भाई। Discovery of antibiotics and various other drugs have been used to treat viral disease. Actually antibiotics बहुत ज़्यादा वायरल के अगेंस्ट सक्सेसफुल नहीं होता है, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको PBR 322 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको इसमें एक ही लेबलिंग क्या है, PVU2, यहाँ पर PVU2 से कट करोगे, और ये वाली जीन्स कौन सी है, एम्पिसिलिन। ये वाला तो आपको डायरेक्ट एज इट इज डायग्राम से क्वेश्चन लिया गया है, और ये मुझे लगता है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। PBR 322 के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, या तो डायरेक्ट डायग्राम की लेबलिंग आ जाएगी, और यहाँ आपको उसके ऊपर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मेगास्पोरेंजियम को हम क्या बोलते हैं, इजी क्वेश्चन। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम को क्या बोला जाता है, ओव्यूल। नेक्स्ट, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका दिया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये पूछा है कि जो माइकोराइजा होता है वो क्या चीज नहीं करता है, और मुझे ऐसा लगता है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, ये एग्जाम्पलर का सवाल है। फॉस्फोरस अपटेक को तो बढ़ाता ही है, ड्राउट के अगेंस्ट टॉलरेंस को बढ़ाता है, रेजिस्टेंस टू रूट पैथोजेंस, पर इंसेक्ट्स के लिए अपना रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाता है। ये इसका आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन है पर बहुत दमदार है। ये मुझे लगता है मॉडरेट वाली कैटेगरी में आता है। एक नज़र देख के तो आपसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं है। एग्जाम्पलर आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी का ही पब्लिकेशन है और उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दिए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है किसके रिस्पेक्ट में, राइबोसोम्स। नॉन मेम्ब्रेनस हैं, बिल्कुल सही। दे टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही। साइटोप्लाज्म में भी होता है और आरईआर में भी, ये भी सही। एब्सेंट इन प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया 70S टाइप के प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए आपका आंसर है ABCD वाला ऑप्शन गलत है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप थर्ड राउंड के लिए रखिए या तो सेकेंड राउंड के लिए, मैक्स टू मैक्स, मतलब फर्स्ट राउंड में आप नहीं करेंगे। ये पूछ रहे हैं, एक वायलेट फ्लावर है और अननोन जीनोटाइप है। देखो, सबसे पहले वायलेट यानी कि वायलेट दिख रहा है, यानी कि आपको फिनोटाइप इज नोन। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, फिनोटाइप इज नोन, ठीक है, फिनोटाइप इज नोन। और ये बोल रहे हैं कि जीनोटाइप नहीं पता, जीनोटाइप इज अननोन।
ठीक है, पहले तो ये आपको हिंट मिल गई कि ये टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे हैं। फिर प्रोजेनीज आर वायलेट एंड वाइट इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहला ट्रैप वर्ड यहाँ इनकरेक्ट, तो इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये एक टेस्ट क्रॉस है, क्योंकि इसमें फिनोटाइप तो दिख रहा है पर जीनोटाइप आपको नहीं पता है। मान लीजिए आपको डोमिनेंट फिनोटाइप दिख रहा है, यानी दिखने में वायलेट है, तो दिखने में अगर वायलेट है तो वो ये वाला भी हो सकता था और ये वाला भी हो सकता था। तो आप क्या करेंगे, उसको होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे। तो इनकरेक्ट मतलब टेस्ट क्रॉस है, ये तो सही है। अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस, गलत। अगर वो होमोजाइगस होता, और होमोजाइगस मतलब अगर ये वाला होता और हम उसको रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते तो हमें सारे क्या मिलते, ऑल हमें क्या मिलते, वायलेट। पर ये कह रहे हैं कि हमें आधे वाइट मिले आधे वायलेट, यानी कि ये जो पेरेंट प्लांट था वो कैसा था, हेट्रोजाइगस था। ये वाली कंडीशन थी उसकी, तभी तो जब हमने रेसेसिव पेरेंट के साथ किया तो हमें 50% वायलेट और 50% वाइट मिला। तो यानी कि अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस, ये सही है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं आपको इनकरेक्ट बताना है, तो सेकंड वाला इनकरेक्ट है। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फिनोटाइप, नो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप। टेस्ट क्रॉस में वायलेट और व्हाइट फ्लावर इज क्रॉस विद द रेसेसिव पेरेंट, ये भी गलत है। व्हाइट फ्लावर को थोड़ी करते हैं, अगर आपको दिखने में ही व्हाइट है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, ये वाला। तो आपका फिफ्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। क्या क्या इनकरेक्ट है, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इस टॉपिक की तो ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग से आप बचें। नेक्स्ट, तो इसको हम टफ लेवल का क्वेश्चन या लीव करने वाला क्वेश्चन मानते हैं। नेक्स्ट, स्टार्च, ये आपका बायोमोलिक्यूल वाले कॉन्सेप्ट से लिया है। स्टार्च जो है वो कह रहे हैं ब्लू कलर देता है आयोडीन से। स्टार्च कैन होल्ड I2 क्योंकि उसके हेलिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, और ये अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने आजकल बहुत ज़्यादा आते हुए देखा है। आपको पता है कि जो RNA पॉलीमरेज 1 होता है वो क्या बनाता है, rRNA, है ना, 28S RNA, 18S और 5.8S, यानी A का हो गया आपका 2। फिर RNA पॉलीमरेज 2 क्या कर रहा है, प्रीकर्सर ऑफ mRNA यानी HNRNA, यानी B का आ जाएगा आपका 3। और RNA पॉलीमरेज 3 क्या करता है, tRNA और SNRNA और 5SRRNA, तो ये आ गया आपका C का आ गया आपका 1। तो ये इजी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं मेटाफेज की स्टार्टिंग हम किस चीज से समझते हैं। डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। तो ये सेल साइकिल का इजी सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये आपकी पूरी की पूरी सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, जो कहाँ से लिया गया है, आपकी प्लाज्मोडियम, मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है वहाँ से लिया गया है। आपको पता है स्पोरोजोइट कंडीशन पहले ह्यूमंस में आती है, फिर लिवर में जाती है, फिर आरबीसी में, फिर वहाँ पर गैमीट्स बनते हैं, फिर फीमेल मॉस्किटो उस ब्लड मील को ले लेता है, फिर वहाँ पर स्पोरोजोइट्स बनते हैं जो उसके सलाइवरी ग्लैंड में जाते हैं, और उसके बाद वो उसके बाइट से वो हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, और आपको पता है आजकल सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है एलियम सीपा। अब एलियम सीपा क्या है, सबसे पहले लिलिएसी फैमिली का मेंबर है।
आपको पता है कि जो मोनोकॉट फैमिलीज होती हैं उसमें ट्राइमेरस कंडीशन पाया जाता है। तो ट्राइमेरस कंडीशन है तो ये तो हटा ही देंगे आप। अब सीधी सी आपको लिलिएसी फैमिली में दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, एक तो ब्रैक्ट कंडीशन है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक। फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पी जो है पेरियांथ, इसमें कैलिक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड नहीं होता, तो पी जो है वो 3+3 है और ए भी 3+3 है। पर आपको इसमें और इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है, एक तो इसमें G2 हो ही नहीं सकता और इसमें आपको पेरियांथ और एंड्रोशियम, इसको बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन, इसको बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन। और उसके बाद P3+3 के बाद A3+3 और G जो है वो 3। ये आपका आंसर फर्स्ट है। इजी क्वेश्चन है पर आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, द साइटोस्केलेटन, ये कहाँ दिया है, सेल चैप्टर में दिया है कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट के नाम है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। उसका क्या फंक्शन है? सबसे पहले शेप ऑफ द सेल, मोटिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट। डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, कहीं नहीं दिया है कि वो सरफेस में अटैच होने के भी काम आते हैं। तो इसका आंसर है बी सी डी, डायरेक्ट लाइन है आपके एनसीईआरटी की। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये आजकल सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं इसलिए मैंने टेस्ट में दे रखा है। आपको इसमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले ये है ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में, आपको म्यूटेटेड जीन को डिटेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए, जिसको हम प्रोब बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए को हम लोग रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए के साथ हाइब्रिडाइज करेंगे, टैग करेंगे। सबसे पहले तो इसका हम प्रोब बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे, आपको इस प्रोब, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड और डीएनए स्ट्रैंड आरएनए जो कि रेडियो लेबल्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोब। इसको हम हाइब्रिडाइज करेंगे डीएनए के साथ, क्लोन ऑफ सेल्स के साथ हाइब्रिडाइज कराएंगे। तो सेकेंड स्टेप हो गया आपका ये वाला। फिर आप इसको डिटेक्ट करोगे ऑटो रेडियोग्राफी में, पर आप देखोगे कि म्यूटेटेड जीन अपीयर नहीं हो रही है। तो आपका आंसर आ गया फोर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, और इसको आपको कम से कम मॉडरेट या टफ लेवल पे रखना चाहिए, बहुत जल्दबाजी में आंसर नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन लिया गया है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, जहाँ पर आपको जोन दिए हैं। पहले आपको मेरिस्टेमेटिक जोन, पहले एपिकल रीजन, फिर मेरिस्टेमेटिक, फिर इलोंगेशन, फिर आपका मैच्योरेशन। और आपको इस डायग्राम में, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसमें दिया है कि ये क्या टेक्निक है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं पैरेलल लाइन टेक्निक, और इसमें हम लोग जोन ऑफ इलोंगेशन देखते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। पर ये कह रहे हैं GFE सबसे ज़्यादा इलोंगेट हुए हैं, नहीं, ये वाले ABC जो है ये सबसे ज़्यादा, दे हैव इलोंगेटेड मोस्ट, ठीक। तो ये आपका गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। ये पैरेलल लाइन टेक्निक से हम जोन ऑफ इलोंगेशन को देखते हैं, और अपेक्स के बाद जो ये वाले रीजन्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा इलोंगेशन हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर है। फर्स्ट तो ट्रू है पर सेकंड जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट, ये आपको फिर से एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन मिल गया जिसमें आपको मिक्ट्यूरेशन के बारे में सीक्वेंस बनाना है। मिक्ट्यूरेशन यानी कि आपको पता है यूरिन पास करने वाली जो सीक्वेंस है, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन अगर फिल हो जाएगी तो उसमें स्ट्रेचिंग होगी, तो ये आ गया आपका पहला स्टेप। फिर स्ट्रेच रिसेप्टर्स उसके एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए और उन्होंने सिग्नल किसको दिए, CNS को सिग्नल दिए। CNS ने क्या किया, मोटर मैसेजेस दिए। CNS ने क्या दिए, मोटर मैसेजेस दिए, किसको, मिक्ट्यूरेशन को इनिशिएट करने के लिए।
उसके बाद आ जाइए, जैसे ही ये होगा तो रिलैक्सेशन होगा स्फिंक्टर का और कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लैडर का। तो ये आ जाओ आपका फोर्थ, और लास्ट में आपका यूरिन रिलीज हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है ये रीनीट 2026 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप मीडियम या टफ लेवल के लिए रखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोग हेस्ट में आंसर नहीं करिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग रिगार्डिंग सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज ये अपना सेल साइकिल का टॉपिक है, जिसमें G1 S G2 वो वाली चीज पूछ रहे हैं। S फेज ड्यूरिंग पीरियड ड्यूरिंग विच DNA सिंथेसिस अकर, सही है ये। ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डज नॉट चेंज, भैया अमाउंट ऑफ DNA तो डबल हो जाता है, ये गलत है। नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, ये सही है। DNA अमाउंट डबल होता है पर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, तो ये सही है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है साइटोप्लाज्म में, ये भी सही है। पर इट इज अ क्विशेंट स्टेज, ये 6 पॉइंट है। इट इज अ क्विशेंट स्टेज, ये गलत है। ये क्विशेंट स्टेज तो G0 होता है, तो इसमें आपके 2 स्टेटमेंट्स गलत हैं। 2 स्टेटमेंट्स आपके गलत हो गए, तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट, बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये आपकी बात हो रही है GM क्रॉप्स के बारे में। ये कह रहे हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में मिनरल यूजेज एफिशिएंसी हम क्या करते हैं कि मिनरल यूजेज वो इंक्रीज करें एंड दस द एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि मिनरल यूजेज की एफिशिएंसी बढ़ानी है, ना कि उसको जल्दी से एग्जॉस्ट करना है। यानी एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, पर एग्जॉस्ट होने की जो चीज है कि जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाए सॉइल, वो डिले होगा। अच्छा क्वेश्चन है, गलती करवा सकता है, तो इसका आंसर है 2। इसको मैं मॉडरेट लेवल का मानती हूँ। नेक्स्ट, ये आपको, हाँ ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये टफ लेवल का क्वेश्चन है, और अगर आपको समझ नहीं आए कुछ तो इसको आप लीव भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं। ये बोल रहे हैं कि आपको ए से लेकर डी तक कुछ मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में बताया गया है। ये कह रहे हैं an incomplete dominance F1 phenotype does not resemble either, क्योंकि incomplete dominance में जो है वो दोनों, जैसे अपन ने स्नैपड्रैगन में रेड और व्हाइट को क्रॉस किया तो जो पिंक मिले वो दोनों में से किसी को रिजेंबल नहीं करते, और इंटरमीडिएट ब्लेंडिंग होती है, ये सही है। को डोमिनेंस में F1 रिजेंबल बोथ, ये भी सही है। Both incomplete dominance and co-dominance deviate from Mendel's law of segregation because allele blend नहीं होते हैं। यानी कि जो segregation, law of segregation है या purity of gametes, वो deviate नहीं होता है। ये alleles blend नहीं होते हैं और वो as such recover होते हैं F2 generation में, यानी C incorrect है। फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो दोनों का ही सेम है, 1:2:1, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है। को डोमिनेंस में मैं बात कर रही हूँ ब्लड ग्रुपिंग की, आप देखना IA IB, इसमें भी आपको कैसे मिलेगा 1:2:1। आप करके देख लेना। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आपकी, ये बात हो रही है आपकी कोडोमिनेंस की। ये कोडोमिनेंस की बात हो रही है, मैं IAIO की बात नहीं कर रही हूँ। कोडोमिनेंस में भी जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 रहता है। 1:2:1 रेशियो रहता है कोडोमिनेंस में। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम रहता है, और ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ पाइसम सटाइवम, ये कौन सी फैमिली है? पाइसम सटाइवम आपकी पहली फैमिली है फेबेसी।
इसमें सबसे पहले आप कैसे याद रखेंगे कि आप इसको, आपका जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, कैलिक्स 5 है, पर कोरोला आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन है 1+2+2। ए आपका डाइअडल्फस कंडीशन है 9+1 और गाइनेशियम आपका 1 सुपीरियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आते हैं आपका इम्पॉर्टेंट, आपका ये मैच द कॉलम है। टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है? एमोर्फोफैलस, 6 फीट हाइट का है, तो ए का है 2। प्रोन्यूबा मॉथ यूका को पॉलिनेट करता है, तो बी का आपका 4। फिर सी का एनिमोफाइली, एनिमो मतलब विंड पॉलिनेशन, तो वो आएगा मेज में, सी का आएगा 1। और एंटमोफाइली आएगा आपका सैल्विया इंसेक्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें आप कभी भी मैच द कॉलम जल्दी से एक ऑप्शन से अगर आप करके देखेंगे तो आपसे गलती होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू? किसकी बात हो रही है? वन इज बेनिफिटेड एंड अदर अनअफेक्टेड इन म्यूचुअलिज्म, ये गलत है। म्यूचुअलिज्म में दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। दूसरा, बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड इन कॉमेंसलिज्म, नहीं, इसमें एक न्यूट्रल है और एक को बेनिफिट है, प्लस और जीरो। वन किल्स एंड फीड्स ऑन अनदर इन प्रीडेशन, बिल्कुल सही है, इसका आंसर प्लस और जीरो होता है और ये सही है। बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड इन सिम्बायोसिस, ये भी सही है, तो यानी इसका आंसर है सी एंड डी ओनली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन क्वेश्चन से मदद मिली होगी। आपकी जो भी मिस्टेक्स इस क्वेश्चन पेपर में, मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं सारी वैरायटी अलग अलग टाइप की आपके लिए लाऊं, और अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने एनसीईआरटी को अच्छे से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। एनसीईआरटी के अंदर जो हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखना और उनको एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपन लोग यहाँ पर ये सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।